हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीमिक्स के एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम 90 दिन दूर है, 90वें दिन आपका प्रीलिम्स 2019 का एग्ज़ाम है। आई होप तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है और हमारा जो क्रैश कोर्स है वो भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। वी आर कवरिंग इंडियन इकोनॉमी इन आर क्रैश कोर्स, राइट। एंड आई रियली डू होप कि आप टेस्ट कर रहे हैं अटैम्प्ट, क्योंकि टेस्ट को प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं एक कंपोनेंट कंप्लीट कर लूँ एंड देन आई विल अटेम्प्ट द टेस्ट। नहीं, अभी इज़ द राइट टाइम टू अटेम्प्ट द टेस्ट्स। उसमें जो आप गलतियाँ कर रहे हैं उन्हें नोट कीजिए, एनालाइज कीजिए और उन्हें रेक्टिफाई कीजिए और टेस्ट दीजिए। दैट इज़ द प्रोसेस हाउ यू कैन एक्चुअली नेल द प्रीलिम्स। और जो हमारा प्रीमिक्स है ये भी बेसिकली आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने में थोड़ा सा रोल प्ले करता है, राइट। जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड बढ़ेगा, एंड दैट इज़ द आइडिया। ठीक है, सो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटी और करंट अफेयर्स से हैं। ये 6 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। पहला क्वेश्चन इज़ regarding the difference between vote on account and interim budget, right? Again, a very important question. It is a previous year question. Again, I am repeating कि पॉलिटी और हिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए। काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यू डेफिनेटली डोंट वांट टू मार्क दोज क्वेश्चंस और अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस रॉन्ग अगर वो रिपीटेड हैं। जो कि वेटरन्स हैं, जो कि 3-4 साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको वो क्वेश्चंस पक्का ही पक्का आते हैं। अगर आप न्यू यू आर द फर्स्ट टाइमर, सो यू नीड टू नो दीज क्वेश्चंस वेल एज वेल। पिछले 2 साल, लेट्स से 2014 का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, 15 का, 16 का, एनी एनी ईयर। सो ये नहीं है कि 4-5 साल पहले जो क्वेश्चन आया था वही रिपीट होगा। सो प्रिपेयर दोज क्वेश्चंस वेल। Okay, so the two statements are these. The provision of a vote on account is used by a regular government, while an interim budget is a provision used by a caretaker government. Right? ये statement आपको बताना है सही है कि नहीं। Second statement is a vote on account only deals with the expenditure in the government's budget, while an interim budget includes both expenditure and receipts. देखिए, अब ये जो दोनों हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो द ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। सो प्लीज़ मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज़ 2 ओनली। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए वोट ऑन अकाउंट होता क्या है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरिम बजट क्या होता है। देखिए, जो वोट ऑन अकाउंट है, अब जैसे इलेक्शंस ड्यू हैं 2019 के, तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो पूरा बजट नहीं प्रेजेंट करेगी। तो अब बट एट द सेम टाइम, क्योंकि मेजर पॉलिसी चेंजेस नहीं आ सकते, बट एट द सेम टाइम एक्सपेंडिचर चाहिए गवर्नमेंट को। बजट गवर्नमेंट को चाहिए एक्सपेंडिचर, क्यों? अपनी जो भी देश है उसको चलाने के लिए। सो हेंस द गवर्नमेंट पासिस द वोट ऑन अकाउंट, राइट। सो इट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर, वेयर एज द इंटरिम बजट डील्स विद बोथ, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जो इंटरिम बजट है वो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, इंटरिम बजट इवन इनकम्बेंट गवर्नमेंट भी दे सकती है, रेगुलर गवर्नमेंट भी दे सकती है और केयर टेकर गवर्नमेंट भी दे सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। देखिए, सो वोट ऑन अकाउंट इज अ ग्रांट इन एडवांस टू इनेबल द गवर्नमेंट टू कैरी ऑन अंटिल द वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड द पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। अगर आपको पता होना चाहिए कि वोट ऑन अकाउंट का जो प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है, कौन से अप्रोप्रिएशन बिल पास होते हैं। यू नीड टू रीड दिस ऑल ऑफ इट, राइट। सो अब क्या है, ये वोट ऑन अकाउंट इनेबल कर रहा है कि गवर्नमेंट फंड करे अपने एक्सपेंसेस को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 4 मंथ्स रहता है, ठीक है, और अंटिल अ फुल बजट इज पास्ड। और जो वोट ऑन अकाउंट है दैट इज पास्ड बाय द लोकसभा विदाउट डिस्कशन। वेयर एज जो इंटरिम बजट होता है वो जैसे अभी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया, दैट इज जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, ठीक है। सो बट ऑब्वियसली इंटरिम बजट में दोनों रहते हैं, एक्सपेंडिचर as well as the receipts, ठीक है, whereas vote on account only contains the expenditure. So ये दोनों बहुत ही डिटेल components है जिनको आपको पता होना चाहिए। vote on account कौन से आर्टिकल में है, 116 of the constitution में है। So you need to know all of these in detail. Again, I'm repeating, read these two from your book from Lakshmikant in detail to get a better idea. काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिगार्डिंग द कैग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशेस द ऑडिट ऑफ द कैग फ्रॉम द ऑडिट मेड बाय द प्रोफेशनल ऑडिटर्स। तो प्रोफेशनल ऑडिटर्स और ऑडिट ऑफ द कैग में क्या डिफरेंस है?
ऑडिट ऑफ अथॉरिटी, ऑडिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ऑडिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी या ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटी। आपको बताना है कौन सा ऑडिट कैग नहीं करता और प्रोफेशनल ऑडिटर्स करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटी। देखिए जो ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटी है ये बेसिकली ऑडिट है जो सिर्फ नंबर्स से डील नहीं करता बल्कि propriety deals with the cause, ठीक है। it deals with whether the expenditure was in public interest, whether financial discipline was followed, है ना। all of that is included in audit of propriety, लेकिन ये CAG नहीं करता है, ठीक है। so this is again a very very important and a very simple question. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपको थोड़ा कैग के बारे में देख लीजिए। आर्टिकल 149 टू 151 डील करता है और कैग के डिटेल में आपको ये आर्टिकल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। Next question is regarding a statement. Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and the directive principles. ये statement सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट में आई थी? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही बेसिक है। सो दी ऑप्शंस आर गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवनंदा भारती केस या कोई भी इन केसेस में वो केस नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की थी ये वाली बात। सो प्लीज़ थिंक एंड मार्क योर आंसर। द करेक्ट आंसर इज़ मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस 1980 का केस था जिसने बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर एलैबोरेट एक जजमेंट दी थी। डू रीड अबाउट इट। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन FRs एंड TPSPs, राइट। सो दिस वॉज इन द मिनर्वा मिल्स केस इन 1980। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2018, ठीक है। अब आपको बताना है इससे रिलेटेड क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। इट हैज़ बीन जॉइंटली रिलीज्ड बाय IQ एयर, एयर विजुअल एंड ग्रीन पीस। It measures the presence of fine particulate matter known as PM10, a pollutant that can fester deep in the lungs and bloodstream of the human beings. Right? So you have to tell whether these statements are correct or not. One only, two, both, या none. So please mark your answer. सो द करेक्ट आंसर इज़ वन ओनली। देखिए ये जो रिपोर्ट है ये इन्होंने ही निकाली है। इट इज़ बेसिकली IQ एयर, एयर विजुअल ने ग्रीन पीस साउथ एशिया की हेल्प से निकाली है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये किसको मेजर करती है एयर क्वालिटी में? ये बेसिकली PM 2.5 को मेजर करती है, ठीक है। अब मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि PM 2.5 में 2.5 का क्या मतलब है। अब 2.5 जो है ये बेसिकली छोटे पार्टिकल्स हैं और ये इतने छोटे हैं कि ये लंग्स में तो जाएंगे। व्हेन यू विल ब्रीथ द एयर, लंग्स में तो ये चीज़ जाएगी ही, ये आपके हार्ट में, ब्लड स्ट्रीम्स में भी जाएगी क्योंकि ये इतने ज़्यादा छोटे हैं। सो ये गलत है, PM 10 नहीं है, PM 2.5 है। और ये रिपोर्ट क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों न्यूज़ में है ये? क्योंकि गुड़गांव हैज़ बीन स्टेटेड एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द होल वर्ल्ड। इनफैक्ट अगर आप 10 जो सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट देखें तो इंडिया की ही सिटीज़ प्रोमिनेंट हैं उसमें, इंडिया और पाकिस्तान की और एक चाइना की भी है। सो दीज आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़, स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, और स्पेशली इन दी NCR रीजन। फरीदाबाद है, नोएडा है, बहुत पोल्यूटेड है, राइट। सो इट इज़ कंपाइल्ड बाय बोथ ग्रीन पीस, है ना, एंड ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया, एंड यू हैव IQ एयर विजुअल 2018, ठीक है। इन्होंने कंपाइल करी है। और 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, 18 आर इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और PM 2.5 डेटा को बेसिकली यूज़ किया गया है टू कैलकुलेट कि कौन सी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। इनफैक्ट बीजिंग की अगर हम बात करें तो पहले वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी, लेकिन अब 122nd रैंक पे आ गई है आफ्टर मेजर्स हैव बीन टेकन टू टैकल द पोल्यूशन। तो हम इसको भी एक तरह से एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं कि वी कैन लर्न फ्रॉम बीजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। बहुत है न्यूज़ में। ओके, सो इसके बारे में भी देख लेते हैं कुछ स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ अ प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम एक्सटेंडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज टू यूज ट्रेड टू ग्रो देयर इकोनॉमीज एंड क्लाइंब आउट ऑफ पॉवर्टी। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं? ऑप्शंस हैं वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। बेसिकली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि USA ने बोला है कि अब इंडिया को इस जो सिस्टम से वो निकाल देगा, इस लिस्ट से निकाल देगा। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ 120 कंट्रीज़, तो उसमें से इंडिया को अब निकाल दिया जाएगा। अब ये क्या है उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं। सो प्लीज़ मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज़ बोथ। क्योंकि प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है, ये क्या कहता है कि
जो इंडिया से हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो यूएसए में इंडिया के इंपोर्ट्स आ रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा कम टैरिफ है या ज़ीरो टैरिफ है, ताकि एक तरह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट है डेवलप्ड कंट्रीज़ टू डेवलपिंग कंट्रीज, दैट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इससे ये आइडिया क्या है, ताकि जो डेवलप्ड नहीं है कंट्रीज़, ठीक है, जो डेवलपिंग है या जो पुअर है, वो ट्रेड को यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, ठीक है। सो ये आइडिया है जीएसपी के पीछे। सो इट इज़ एक्सटेंडेड टू 120 कंट्रीज़। अभी यूएसए कह रहा है कि इंडिया और टर्की को इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, बिकॉज जो इंडिया है वो यूएसए को भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। दैट हैज़ बीन द होल नैरेटिव बीइंग बिल्ड अपॉन। बट आप इसके बारे में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, जीएसपी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो ये दिया गया है। Okay, so just go through this. Okay, now moving on to the last question. So last question is regarding MODIS, ठीक है, or moderate resolution imaging spectroradiometer. So it was in news recently. What is it? So it is an ISRO's Earth observing satellite, NASA's Earth observing satellite, DRDO's defense related telescope, या ISRO's telescope to discover other galaxies, राइट। तो आपको बताना है कौन सा सही डिफाइन करता है MODIS को या मोडीज़ को। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ नासास अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ये भी न्यूज़ में था, ये हमने द हिंदू से लिया है। सो नासा की अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो ग्लोबल चेंज हो रहा है उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर रहा है, एंड दैट विल इन टर्न हेल्प इन मेकिंग गुड पॉलिसीज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर इन्वायरमेंट, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली एन अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। आप इससे भी इसको इस लिंक से यू कैन एक्चुअली रीड मोर अबाउट दिस, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। सो अगेन आई वुड से आर क्रैश कोर्स इज लाइव। वी आर कवरिंग इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ। सो इन केस यू वॉन्ट टू इनरोल यू कैन, एंड अगर आप अभी इनरोल करेंगे और हम आपको टेस्ट सीरीज़ और दोनों क्रैश कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10,200 इंक्लूसिव ऑफ GST, जो कि 18% है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ अलग से लेते हैं तो दैट इज़ फॉर 8K, और क्रैश कोर्स अलग से लेते हैं दैट इज़ फॉर 9K, बट हम दोनों को आपको 10,000 में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ अपने जो स्कोर है उसको लिखिए कमेंट्स में, विच विल गिव यू अ बेटर आइडिया। आप एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं दैट वेयर डू यू स्टैंड, राइट। सो मिलते हैं जल्दी ही। थैंक